हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सालू बाय आर्ट स्टडी में। तो यहाँ पर हम हमारी जो क्लास है वो वेस्टर्न आर्ट से संबंधित सेकंड क्लास है, जिसमें आज की वीडियो में हम जानेंगे जो मिस्र की सभ्यता है और जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है उससे संबंधित हम क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। तो आप सभी मिलकर हमारे साथ ये क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, पहला क्वेश्चन है जो मिस्र की सभ्यता से संबंधित है। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या होने वाला है कि मिस्र की लिपि को कहा जाता है, मिस्र की लिपि को क्या कहा जाता है। क्वेश्चन देखते हैं कि पवित्राक्षर या सुलेखन या कीलाक्षर या इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा। जो मिस्र की लिपि है वो कौन सी हो जाएगी, पवित्राक्षर लिपि, या इसी को हम कह सकते हैं हेरोग्लिफ्स लिपि। हेरोग्लिफ्स लिपि के नाम से भी इसको हम जान सकते हैं। तो मिस्र की लिपि में कौन सी हो जाएगी, पवित्राक्षर लिपि। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए जो ये मिस्र की सभ्यता है ये एक बहुत पुरानी सभ्यता मानी जाती है। जैसे कि हम इंडियन आर्ट में हम पढ़ते हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसी के ये समकालीन थी मिस्र की सभ्यता भी। मिस्र की जो सभ्यता थी इसे अरब के लोगों ने मिस्र की सभ्यता नाम दिया था। जो अरब के लोग थे यानी कि अरब के लोगों द्वारा इस सभ्यता को मिस्र की सभ्यता नाम दिया गया था, जबकि कुछ लोग थे यूरोपीय लोगों ने इसे इजिप्ट की सभ्यता कहा था। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि इजिप्ट कहें या मिस्र कहें, दोनों ही एक ही नाम है। इजिप्ट और मिस्र दोनों ही एक ही नाम है। और ये सभ्यता कहाँ पर विकसित हुई थी, तो नील नदी की घाटी में ये सभ्यता विकसित हुई थी। कहाँ, नील नदी की घाटी में। तो आपको देख लेना है नील नदी की घाटी में ये सभ्यता विकसित हुई थी। और ये इस सभ्यता को नील नदी का जो वरदान कहा गया था वो किसके द्वारा कहा गया था, जो इतिहास के जनक हैं हेरोडोटस, इतिहास के जनक हेरोडोटस के द्वारा इस सभ्यता को नील नदी का वरदान कहा गया था। सेकंड क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि तुतनखामेन की समाधि कहाँ है। तो तुतनखामेन जो था ये मिस्र का ही एक राजा था। तो यहाँ पर इसकी जो समाधि है वो कहाँ पर हो जाएगी, मिस्र में ही हो जाएगी। ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मिस्र के प्राचीनतम चित्र किस नदी के किनारे प्राप्त हुए हैं। तो मिस्र के प्राचीनतम चित्र किस नदी के किनारे प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि सिंधु नदी, पीत नदी, या इनमें से कोई नहीं, या नील नदी। तो जो मिस्र की सभ्यता थी ये कहाँ विकसित हुई थी, नील नदी की घाटी में विकसित हुई थी। और इस सभ्यता को हेरोडोटस ने क्या कहा था, नील नदी का वरदान कहा था। तो इसके प्राचीनतम चित्र भी कहाँ पर विकसित होते हैं, वो नील नदी की घाटी में ही विकसित होते हैं या प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा कि सम्राट जोसर के काल को कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पिरामिडों का युग, संगीत का स्वर्ण युग, या मस्तबा का युग, या इनमें से कोई नहीं। तो जो सम्राट जोसर भी कौन थे, ये मिस्र के ही एक शासक थे जिसके काल को हम कहते हैं पिरामिडों का युग। जो मिस्र की सभ्यता थी ये मिस्र में जो पिरामिड बनाए गए थे तो ये उससे ही संबंधित थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे बड़ा पिरामिड है, इनमें से सबसे बड़ा पिरामिड कौन सा है। तो यहाँ पर मुख्य रूप से जो पिरामिड हमें देखने को मिलते हैं, 3 पिरामिड यहाँ पर देखने को मिलते हैं। एक होता है खुफू, खफरे और मैंकुरे। यहाँ पर ये तीनों पिरामिड देखने को हमें मिलते हैं। तो सबसे जो बड़ा पिरामिड है इसमें कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन खुफू जो पिरामिड है वो सबसे बड़ा पिरामिड है। जो पिरामिड होते थे ये क्या होते थे, तो ये मिस्र के जो शासक होते थे, जो बड़े बड़े राजा होते थे, उनकी ये समाधियाँ होती थी। तो इसीलिए इस सभ्यता को पिरामिडों की सभ्यता भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अंत्येष्टि की जो कला है उसे कहा जाता है, या अंत्येष्टि की कला कहा जाता है।
अंत्येष्टि यानी कि मरणोपरांत जीवन, या अंत, जिसका अंत हो जाए उसके बाद भी ये लोग, यहाँ के लोग जीवन को मानते थे। तो कौन सी सभ्यता हो जाएगी? ये भी आपकी मिस्र की ही सभ्यता हो जाएगी। अंत्येष्टि की कला का संबंध मिस्र से ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखते हैं कि स्फिंक्स या कहें नरसिंह की मूर्ति, नरसिंह यानी कि जो चेहरा होता था वो सिंह का होता था, जबकि जो शरीर होता था वो एक नर का होता था। तो यहाँ पर पूछा गया है कि स्फिंक्स की मूर्ति कहाँ पर निर्मित है? तो ये भी मूर्ति आपको कहाँ मिलती है? मिस्र में मिलती है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेफरतिति की मूर्ति, नेफरतिति की मूर्ति कहाँ से संबंधित है? तो नेफरतिति की भी मूर्ति कहाँ से संबंधित है? ये मिस्र से आपकी संबंधित है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, मिस्र। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि मिस्र की लिपि को समझने के लिए किस यंत्र की सहायता ली जाती है? यंत्र यानी कि जो मिस्र की लिपि थी, जो लिखा गया था, उसे हमें किसके द्वारा समझा जाता है कि ऐसा क्या वहाँ पर मिला है जिसके द्वारा हमें इस लिपि का पता चला? या तो पवित्राक्षर, तो आपने देखा पवित्राक्षर तो यहाँ की लिपि थी, पवित्राक्षर तो ये आपका ऑप्शन होने जाएगा। भावाक्षर कुछ होता नहीं है, इनमें से कुछ नहीं होता। जबकि रोजेटा शिला यानी कि रोजेटा शिला एक पत्थर था जिस पर हमें मिस्र की जो लिपि थी वो देखने को मिली थी। रोजेटा शिला आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। रोजेटा शिला क्या था? एक पत्थर था। इस पत्थर का पत्ता कब चलता है? तो 1799 में जो नेपोलियन के कुछ अधिकारी थे उनके द्वारा एक युद्ध किया गया था, तब इस पत्थर की जानकारी हुई थी। तो रोजेटा शिला से हमें मिस्र की लिपि को समझने की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं कि मिस्र के शासकों को कहा जाता था? नृप कहा जाता था। नृप मीन्स होता है राजा। नृप किसे कहते हैं? राजा। राजन कहा जाता था, या राजा या फराउन। तो मिस्र के जो राजा थे उन्हें हम फराउन कहें या फ़ैरो, कहीं कहीं आपको लिखा मिलेगा फ़ैरो या फ़ैराओ। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको सिर्फ समझना है कि जो मिस्र के शासक थे उसे क्या कहा जाता था? फ़ैरो या फराउन कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि जो मिस्र के पुरुषों और महिलाओं के लिए किस रंग का प्रयोग किया जाता था या किया गया है? तो मिस्र के जो पुरुष थे उन्हें कौन सा रंग पसंद था? तो उनके लिए लाल और महिलाओं के लिए पीला। पुरुषों में लाल, महिलाओं के लिए पीला रंग यहाँ पर उपयोग किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि महारानी नेफरतिति का संबंध किस काल से है? महारानी नेफरतिति का संबंध किस काल से हो जाएगा? तो ये जो महारानी थी ये न्यू किंगडम से संबंधित थी। न्यू किंगडम। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर बिल्कुल ठीक सही है। अब देखते हैं कि बस्ट ऑफ नेफरतिति। बस्ट किसे कहा जाता है? तो बस्ट होती है एक आवक्स प्रतिमा। क्या होती है? आवक्स प्रतिमा होती है। अब आपको पता होगा कि आवक्स प्रतिमा क्या होती है। तो जिस तरह से हम देखते हैं कि यहाँ से जैसे ये आपका मान लिया सिर हो गया और ये इस तरह से यहाँ तक की जो प्रतिमा आपकी बनाई जाती है, आवक्स प्रतिमा, इस तरह की ये प्रतिमा होती है। यानी कि धड़ तक जो प्रतिमा बनाई जाती है उसे हम बस्ट प्रतिमा या आवक्स प्रतिमा कहते हैं। तो ये कहाँ पर सुरक्षित है? तो ये बर्लिन में सुरक्षित है। ऑप्शन ए आपका ठीक हो जाएगा या सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अमृतत्व की कला किस देश की कला को कहा जाता है? अमृतत्व की कला भी किससे संबंधित है? मिस्र से संबंधित है। ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जिगुरत कहा जाता है। जिगुरत किसे कहा जाता है? मस्जिद, चर्च, सीढ़ीदार पिरामिड, मंदिर या इनमें से कोई नहीं। तो जिगुरत किसे कहते हैं? मिस्र में जो सीढ़ीदार पिरामिड होते थे
तो उसी को हम जिगुरत कहते थे, या वहाँ के लोग जिगुरत उसे कहते थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 कि बेबीलोन के झूलते हुए बाग, बेबीलोन के झूलते हुए बाग का निर्माण किस शासक ने कराया था। तो देखिए, जो ये बेबीलोन के झूलते हुए बाग हैं, ये विश्व के 7 आश्चर्यों में शामिल हैं। किसमें? विश्व के जो 7 आश्चर्य हैं उसमें ये शामिल हैं। तो इनका जो निर्माण था किसने करवाया था? नेबूखदनेस्सर, जो मिस्र के एक शासक थे, नेबूखदनेस्सर के समय में इनका निर्माण कराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि झूलते हुए बाग कहाँ पर स्थित है। तो अभी आपने ऊपर क्वेश्चन में देखा कि बेबीलोन के झूलते हुए बाग किसने बनवाए, तो वहीं पे अगर आपने समझा होगा तो बेबीलोन, तो झूलते हुए बाग कहाँ हैं? ये बेबीलोन में स्थित हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 18 हो जाएगा कि जिगुरत किसे कहा जाता है। तो जिगुरत किसे कहा जाता है? तो जिगुरत कहा जाता है पूजा गृह को। पूजा गृह यानी कि ऊपर देखा है आपने कि जो सीढ़ीदार पिरामिड होते थे या मंदिर होते थे, तो मिस्र के शासक जिगुरत उसे ही कहते थे, पूजा गृह को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि दजला और फरात नदियों के बीच कौन सी सभ्यता विकसित हुई। दजला और फरात यानी कि यूफ्रेटस नदी या टिग्रिस नदी, दजला यानी कि टिग्रिस और यूफ्रेटस, फरात यानी यूफ्रेटस, फरात यूफ्रेटस, ये 2 नदियाँ थी जिनके बीच कौन सी सभ्यता विकसित हुई थी। तो मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी वो विकसित हुई थी। मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी ये सबसे प्राचीन सभ्यता मानी जाती है, और इसी सभ्यता से ही क्या हुआ था, कांस्य का सर्वप्रथम प्रयोग यहीं पर किया गया था। कहाँ पर? मेसोपोटामिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कुम्हार के चाक का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ है। तो कुम्हार के चाक का प्रयोग भी कहाँ पर किया गया है? ये भी मेसोपोटामिया में ही किया गया है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि शीशे का सर्वप्रथम प्रयोग मिलता है। तो शीशे का सर्वप्रथम प्रयोग भी कहाँ पर मिलता है? जो सबसे प्राचीन सभ्यता है मेसोपोटामिया की सभ्यता। और ये किस देश की है? तो मेसोपोटामिया की सभ्यता इराक की है। कहाँ की है? इराक की है। अगला क्वेश्चन है कि क्रीटन माइसिनियन कला किस युग से संबंधित है। देखिए, ये सभ्यताएं 4 से 5 सभ्यताएं थी, जिसमें हम देखते हैं कि भारत की जो सभ्यता थी सिंधु घाटी सभ्यता, एक थी सिंधु घाटी सभ्यता, दूसरी एक हम देखते हैं मिस्र की सभ्यता को देखते हैं, तीसरी देखते हैं आपने देखा है मेसोपोटामिया की सभ्यता, और एक सभ्यता और थी जिसे पीत नदी घाटी की सभ्यता कहा जाता था या चीन की सभ्यता, और एक उसी में एक सभ्यता थी क्रीटन माइसिनियन की सभ्यता। तो ये 4-5 सभ्यताएं थी एक साथ, ये समकालीन सभ्यताएं थी, जिनमें जो क्रीटन माइसिनियन सभ्यता थी इसका जो संबंध था वो कांस्य युग से था। कहाँ से था? कांस्य युग से था। तो कांस्य युगीन ये सभ्यता हो जाएगी। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि लेखन पद्धति का विकास सर्वप्रथम कहाँ के निवासियों ने किया था। तो लेखन पद्धति जो सबसे पहले विकसित हुई थी वो सुमेर में हुई थी, और सुमेर किसका केंद्र था? ये मेसोपोटामिया का ही केंद्र था। किसका? मेसोपोटामिया का। मेसोपोटामिया का ही एक केंद्र था जहाँ पर लेखन पद्धति का विकास हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेमासस किस सभ्यता में अंकित है। तो लेमासस किस सभ्यता में अंकित है? चीन, मिस्र, मेसोपोटामिया या ग्रीक। तो लेमासस का जो संबंध है वो ग्रीक से है। किससे है? ग्रीक से। ग्रीक यानी कि यूनान से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सिलेंडर सील का संबंध किस कला से है। सिलेंडर सील का संबंध किससे है? तो सिलेंडर सील यानी कि सिलेंडर के समान जो मोहरें होती थी, कैसी? सिलेंडर के समान मोहरें जो पाई गई थी वो कहाँ पर पाई गई थी? तो मेसोपोटामिया में ही पाई गई थी। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि मानव मुख के साथ पंख धारण किए सांड का चित्रण किस कला में हुआ।
मानव मुख के साथ, यानी कि मानव का मुख है और पंख धारण किए हुए है। तो किस सभ्यता में हमें देखने को मिलता है? ये मिलता है हमें असीरिया की सभ्यता में। और असीरिया की सभ्यता का संबंध किससे है? मेसोपोटामिया की सभ्यता से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुल जम्पर नामक भित्ति चित्र कहाँ प्राप्त हुआ है? तो बुल जम्पर ये कहाँ से प्राप्त हुआ है? ये नासोम से प्राप्त हुआ है, नासोम या मिनोन। बुल जम्पर नासोम मिनोन से ये प्राप्त है। देखते हैं कि होमर द्वारा रचित पुस्तक है। तो होमर द्वारा रचित पुस्तक कौन सी है? इलियड, मृतकों की पुस्तक, डिवाइन कॉमेडी, या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए इनमें से कोई तो होगा नहीं। और मिस्र की जो सभ्यता थी वो मृतकों की पुस्तक से संबंधित थी। डिवाइन कॉमेडी आप जानते होंगे, ये दांते की पुस्तक है। किसकी है? दांते। और यहाँ पर इलियड जो है वो किसकी है? इलियड होमर की हो जाएगी। देखिए आप जानते होंगे होमर के 2 ग्रंथ प्रसिद्ध थे। दूसरा कौन सा ग्रंथ है वो आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मेसोपोटामिया का इतिहास किसने लिखा? मेसोपोटामिया का इतिहास किसने लिखा था? बेरोसस ने लिखा था, बेरोसोस ने लिखा था। ये कौन थे? ये बेबीलोन के क्या थे? पुरोहित राजा थे। तो बेबीलोन के पुरोहित राजा थे, इन्होंने मेसोपोटामिया का इतिहास लिखा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विश्व में वर्णमाला का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था। तो विश्व में वर्णमाला का जो सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? फिनीसिया में किया गया था। कहाँ किया गया था? फिनीसिया में किया गया था। लास्ट क्वेश्चन हमारा है कि मिस्र की प्रथम भवन निर्माण कला कितनी पुरानी है? यहाँ पर पूछा गया है कि जो मिस्र की भवन निर्माण कला है वो कितनी पुरानी है? 3000 BC, 5000 BC, या 2500 BC, या 1095 BC यानी कि बिफोर क्राइस्ट, यानी कि ईसा पूर्व। तो जो मिस्र की जो भवन निर्माण कला थी वो 3000 ईसा पूर्व पुरानी थी। ऑप्शन है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलते हैं, मिलते हैं आपसे नई वीडियो में, नई क्लास के साथ, नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।